लॉकडाउन में पढ़ाई। रोहित कक्षा 11वीं की परीक्षा दे चुका था। परीक्षा के आखिरी दिन किसी मामूली सी बात पर उसके दोस्त मानस से झगड़ा हो गया। मामूली सी बात, बस की सीट थी। उसने मानस को बस से उतरते उतरते 2-3 घूंसे लगा दिए थे। 2 दिन की छुट्टी के बाद ही 11वीं कक्षा की क्लासेस के लिए स्कूल खोलने से पहले ही लॉकडाउन का ऐलान हो गया। 10 दिन से घर में पड़े पड़े उसको बार बार मानस का ख्याल आता। पता नहीं उसको कितनी चोट लगी होगी। उसने अपना पूरा गुस्सा उसके ऊपर उतार दिया था। वो और मानस कितने अच्छे दोस्त थे। इस बार उनको मेडिकल की तैयारी भी करनी थी, परंतु कोचिंग और स्कूल बंद हो जाने से वो असमंजस में पड़ गया था। माँ कहती, बेटा घर में ही पढ़ाई करो, लेकिन घर में कैसे पढ़ता? स्कूल में लाइब्रेरी से भी किताबें मिल जाती थी। अभी सारी किताबें भी नहीं हैं। उसने सोचा भी नहीं था कि इस तरह की समस्या भी आएगी। एक दिन उसने पापा से कहा कि पापा, स्कूल में प्रिंसिपल सर से बात करिए, कुछ तो उपाय करना होगा। ऐसे कैसे दिन रात घर में बैठे समय बर्बाद करता रहूंगा। उसके पापा ने प्रिंसिपल को फोन लगाया। तब उन्होंने कहा, मिस्टर गोयल, डोंट वरी, वी आर ट्राइंग फॉर ऑनलाइन क्लासेस। रोहित को थोड़ी राहत हुई। उसने अपनी कॉलोनी के ही एक दोस्त को फोन किया। तब उसने बताया कि उसके स्कूल में भी ऑनलाइन क्लासेस होने जा रही है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो भी तैयारी करनी है, टीचर्स को इंस्ट्रक्शन दिया जा चुका है। दूसरे दिन स्कूल से मैसेज आ गया कि कल से सभी बच्चे 9 बजे से लॉगिन करके बैठेंगे। 1:30 बजे तक ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। दूसरे दिन सुबह सुबह रोहित नहा धोकर यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो गया। मम्मी को जगाया और बोला, जल्दी नाश्ता बना दो। मम्मी उसको देखकर हंसने लगी और बोली, यूनिफॉर्म क्यों पहन लिया? तब उसने कहा, ऐसे ही, कम से कम ये तो लगे कि हम सीरियसली पढ़ रहे हैं। 9 बजे से क्लासेस शुरू हो गई। पहला पीरियड गांगुली सर का था। स्कूल के टाइम टेबल के अनुसार ही पढ़ाई शुरू हो गई थी। बीच बीच में क्वेश्चन आंसर का भी दौर चल रहा था। जिसको जो पूछना था पूछ रहा था। बीच में लंच ब्रेक भी हुआ। 1:30 बजे क्लासेस खत्म हो गई। जो बच्चे पढ़ाई को लेकर सीरियस थे उनको जरूर फायदा था, पर कुछ बच्चे तो बीच बीच में म्यूट करके किसी से फोन पर बातें करने लगे। कौन सा यहाँ टीचर का डर है कि पनिश करेंगी या नोटबुक करेक्शन में 10 बातें सुनाएंगी। असाइनमेंट दे दिया गया था। टीचर्स की व्यस्तता बढ़ गई थी। विशेष रूप से मैथ्स और विज्ञान के टीचर्स परेशान थी कि बच्चों को सम्स या फॉर्मूले ये सब समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड कहाँ से लाएं। अपनी नोटबुक में ही लिखकर बच्चों को समझाना आसान नहीं था। रोहित शाम को पढ़ने बैठा तो मन तरह तरह की आशंकाओं से जूझ रहा था। ये सब कितने दिन तक चलेगा? कब तक घर में बैठकर पढ़ेंगे? कभी हाथ में पेन उठाता, कभी रखता, फिर बैठकर असाइनमेंट में लग गया। क्लासेस शुरू हो गई थी। धीरे धीरे पढ़ाई करने में अच्छा लगने लगा। वो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा रहा था। मानस का वो डरा हुआ चेहरा उसे रात को सोने नहीं देता। एक दिन रात में जब वो अपनी पढ़ाई खत्म करके सोने जा रहा था, तब उसने मानस के घर लैंडलाइन पर बड़ी हिम्मत करके फोन लगाया। फोन उसके पापा ने उठाया और कहा, वो तो सो गया है, सुबह फोन करेगा। सुबह क्लासेस शुरू होने से पहले उसने मानस को फिर फोन लगाया। तब उसी ने उठाया। रोहित सोच रहा था कि क्या बात करे। जब उधर से 2-3 बार हेलो हेलो की आवाज आई तो रोहित बोला, मानस फोन मत रखना, मैं रोहित बोल रहा हूँ। सॉरी यार, मुझे उस दिन बहुत गुस्सा आया।
इसीलिए मैंने तेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया। उस दिन सोचा था कि दूसरे दिन तुझे मना लूंगा, पर स्कूल ही बंद हो गया। उस दिन से ना मेरा पढ़ने में मन लग रहा है और ना ही रात को ठीक से नींद आ रही है। मुझे माफ कर दे मेरे भाई। रोहित की आवाज भारी हो गई। मानस ने बोला, अरे यार, गलती तो मेरी ही थी। मैंने ही तेरी सीट पर जबरदस्ती बैठा था। अब पता नहीं हम कब मिलेंगे। पहले स्कूल खोलने दो, फिर हम मिलेंगे। मैं ठीक हूँ। रोहित उस बात को लेकर इतना परेशान था। मानस से बात करके मन बिल्कुल हल्का हो गया। उसको पता था कि मानस का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। उसने कहा, मानस, मैं बिल्कुल ही अकेला पड़ गया हूँ। तेरे तो एक भाई और एक बहन भी हैं। अब से रोज मेरे फोन का इंतजार करना। ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो जाएंगी, फिर शाम को 7 बजे हम दोनों साथ साथ ही ऑनलाइन पढ़ेंगे। ठीक है। अब दोनों रोज क्लासेस खत्म होने पर शाम को 7 बजने की प्रतीक्षा करते। दोनों मन लगाकर पढ़ने लगे। एक दिन मानस की मम्मी का फोन आया। तब उन्होंने रोहित को बताया कि मानस अब बहुत मन लगाकर पढ़ रहा है। क्या जादू कर दिया तुमने? इतनी पढ़ाई तो उसने स्कूल खुले रहने पर भी नहीं की। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। लॉकडाउन खत्म होने पर तुम्हारे यहाँ जरूर आऊंगी। रोहित को उनकी बातें सुनकर बड़ा अच्छा लगा। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, जल्दी से लॉकडाउन खत्म कर दे। हम बच्चों पर दया करें। एक गांव में एक सुंदर नाम का दर्जी रहता था। दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर कपड़े सिलवाने आते थे। इस बात का सुंदर को बहुत घमंड भी था। सुंदर हमेशा अपनी कला का घमंड दिखाता, क्योंकि आसपास के किसी भी गांव में उसके जैसे कपड़े सिलने की कला किसी के पास नहीं थी और वह पैसे भी बहुत ज्यादा लेता था। लेकिन फिर भी लोग कपड़े सिलवाने उसी के पास आते। उसी गांव में एक ग्वाला रहता था जिसका नाम हरी था। हरी को बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। हरी बांसुरी बजाकर अपनी सारी गायों को बुलाता और गांव के लोग भी हरी की बांसुरी की धुन से आकर्षित होते थे। हरी के पिताजी का जन्मदिन आने वाला था। हरी अपने पिताजी को सुंदर दर्जी के हाथों से बना कुर्ता भेंट करना चाहता था। हरी सुंदर दर्जी के पास जाता है और कहता है, सुंदर चाचा, मुझे अपने पिताजी के लिए कुर्ता सिलवाना है, सिल दोगे क्या? उनका जन्मदिन आने वाला है। कब चाहिए हरी कुर्ता? चाचा, आप जितनी जल्दी दे दें उतना अच्छा है। 3-4 दिन में मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए 100 रुपए ज्यादा देना होगा। ठीक है, मैं आपको पैसे दे दूंगा। आप मुझे पूरे पैसे बताओ, कितने लोगे? 1100 रुपए का कुर्ता सिलेगा। चाचा, 1100 रुपए तो बहुत ज्यादा है। नहीं बेटा, कम ही ले रहा हूँ। कुर्ता भी मैं बहुत अच्छा सील कर दूंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन चाचा थोड़ा तो कम करो। बेटा, सिलवाना है तो सिलवाओ, नहीं तो जाओ यहाँ से, मुझे और भी काम है। ठीक है, आप सिल दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। बेटा, 500 रुपए अभी दे जाओ। हरी 500 रुपए सुंदर दर्जी को निकाल कर दे देता है। चाचा, रसीद तो दो। बेटा, रसीद की जरूरत है, तुम विश्वास रखो। ठीक है चाचा। और इतना कहकर हरी अपनी गायों को चराने के लिए निकल जाता है। अब 4 दिन बाद हरी सुंदर की दुकान पर पहुंचता है और सुंदर दर्जी को कहता है, चाचा, कुर्ता सिल गया? हाँ बेटा, सिल गया। लो चाचा, आपके 600 रुपए और कुर्ता दे दो मुझे। लेकिन बेटा, अपनी तो 1100 रुपए में बात हुई थी। लेकिन चाचा, 500 रुपए तो आपने उसी दिन ले लिए थे। नहीं, तुमने कब दिए? चाचा, झूठ मत बोलो। अच्छा, तो फिर रसीद दिखाओ। चाचा, आपने रसीद नहीं दी थी, आपने कहा था विश्वास रखो। बिना रसीद के मैं किसी के कपड़े सिलता ही नहीं हूँ। हरी और सुंदर की बहुत लड़ाई हो जाती है। सुंदर दर्जी अपनी बात पर अड़ा रहता है और हरी के पास सिर्फ 600 रुपए ही होते हैं, वो भी हरी ने बचाए होते हैं। सुंदर दर्जी हरी को वह कुर्ता नहीं देता और हरी को बहुत सुनाता है। हरी वहाँ से चला जाता है और हरी अपनी गायों के पास बैठकर बहुत रोता है। हरी बहुत परेशान हो जाता है
कि अब वो क्या करे। हरि की गायें हरि के पास आती हैं और उसे चाटने लगती हैं। गायों ने सुंदर और हरि के बीच की लड़ाई देखी होती है और हरि को रोता देख गायों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस दिन हरि बांसुरी भी नहीं बजाता और इसलिए ना तो कोई गाय खाना खाती है और ना पानी पीती। अब सारी गायें मिलकर जाती हैं और सुंदर दर्जी की दुकान तोड़ने लगती हैं। सुंदर दर्जी घबरा जाता है और बहुत चिल्लाता है, बचाओ बचाओ। सुंदर दर्जी की आवाज सुनकर सारे गांव वाले और हरि वहां आ जाते हैं, लेकिन गायों के सामने कोई नहीं टिक पाता। सुंदर दर्जी हरि को कहता है, हरि बेटा, इन गायों को रोक लो, नहीं तो मेरी पूरी दुकान टूट जाएगी। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं लालची हो गया था और तुमसे पैसे लेने के बाद भी मैंने तुम्हें कुर्ता नहीं दिया। मैंने तुमसे कुर्ते के पैसे भी ज्यादा मांगे थे, मुझे माफ कर दो, अब ऐसा कभी नहीं होगा। जब गांव वाले ये सुनते हैं तो उन्हें सुंदर दर्जी पर बहुत गुस्सा आता है। सब उसे बहुत सुनाते हैं। बाद में सब हरि को कहते हैं कि वह गायों को रोक ले, क्योंकि इस दुकान से सुंदर का परिवार चलता है। हरि बांसुरी बजाकर सारी गायों को रोकता है। सुंदर दर्जी हरि को उसके पिताजी का कुर्ता देता है। हरि सुंदर दर्जी से कहता है, चाचा, इस बार तो गायों ने आपको छोड़ दिया, लेकिन आगे से किसी के साथ ऐसा मत करना। इतना कहकर अपनी गायों को लेकर हरि वहां से चला जाता है और इसके बाद सुंदर दर्जी भी सुधर जाता है।